नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में भारी रोष है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। बिहार और हरियाणा में तो कई जगह हिंसक जो प्रदर्शन था वो हिंसक भी हो गया, आगजनी भी हुई। बिहार के भभुआ, छपरा, जहानाबाद, नवादा, सहरसा में जमकर प्रदर्शन हुआ तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, हाथरस, मेरठ, अलीगढ़ में प्रदर्शन हुआ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, पलवल में भी उग्र होते युवाओं की तस्वीरें सामने आई हैं। पलवल में आपको बता दें, इंटरनेट सेवा सस्पेंड करनी पड़ी है। हालात को संभालने के लिए कुछ बीजेपी शासित राज्य कह रहे हैं कि 4 साल के बाद इन अग्निवीरों को पुलिस और जुड़ी सेवाओं में तवज्जो दी जाएगी। तो आइए सुन लेते हैं जो कुछ युवा हैं उनका क्या कहना है। प्रदेश भर के युवा का सवाल है। यहाँ 80 से 90 हजार के बीच में हम लोग एग्जाम का वेट कर रहे हैं। मेडिकल फिट है, फिजिकल फिट है। हम लोग एग्जाम का डेट का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे राजनाथ सिंह द्वारा यहाँ क्लियर होता है कि टीओडी लागू हो गया है। इसी टीओडी के विरोध में हम लोग चतरा में आंदोलन निकाले हैं और हो सकता है 20 जून को हम लोग जाएंगे दिल्ली आंदोलन करने के लिए। ये जो राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के चीफ जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जिसमें टीओडी लागू किया गया है और जो एग्जाम पेंडिंग था उसको रद्द कर दिया गया पूरी तरह से, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो और आर्मी हो। सारा एग्जाम रद्द कर दिया गया है और टीओडी लागू कर दिया गया है, जिससे सारा युवा में आक्रोश है। देश भर के सभी युवा में आक्रोश है। वो युवाओं के खिलाफ ये फैसला लिए है सरकार। और आइए सुनाते हैं आपको कि बिहार में जो विधायक हैं बीजेपी की, अरुणा देवी, उनका क्या कहना है। आज हम लोग के साथ घटना हुआ, हम लोग आ रहे थे नवादा और नवादा में हम लोग के पता नहीं था कि इस तरह के मैंने सब अच्छी धरना दिया हुआ है, चाहे तो ऊपर कर रहा है। हम लोग के पते नहीं था कि हल्ला हंगामा हो रहा है, तो हम नहीं आते। हम लोग अचानक आए, उसके बाद झंडा बोर्ड नोच के फेंक दिया और ईंटा पत्थर बरसाने लगा पूरा। अभी भी ईंटा जो है 3-4 गो गाड़ी के अंदर है, शीशा पूरा चूर दिया, बॉडी चूर दिया, गाड़ी के अंदर बांस है और गार्ड के चोट लगा, ड्राइवर के लगा, हम लोग के लगा। इतना ने ईंटा बरसाने लगा ने कि कुछ कह नहीं सकते। और आइए सुनते हैं कि जेडीयू के नेता बिहार में विजेंद्र सिंह यादव, जो कि बीजेपी के गठबंधन में हैं, क्या कहना है उनका। भारत सरकार के को इस पर लोगों से राय लेनी चाहिए, लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। अपील करेंगे छात्रों से शांति बनाए रखें। हम लोग इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत सरकार का मामला। हम लोग भी भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब विरोध हो रहा है तो उनके यूनियन वगैरह के साथ जो ग्रुप है उनके साथ बैठ करके लोग बात करें। और आइए सीधे चलते हैं मनीष कुमार के पास, पटना में हमारे साथ मौजूद है। मनीष, विरोध तो काफी जगह हो रहा है, कई राज्यों में हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा, उग्रता हम देख रहे हैं कि बिहार के कई शहरों से आ रही है। कैसे समझाएंगे वहां की स्थिति को आप? पहले मैं थोड़ी सी आपको सफाई दे दूं कि जिन मंत्री का आपने अभी बाइट दिखाया है उनका नाम विजेंद्र यादव है। विजेंद्र यादव बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और साथ ही साथ जनता दल के भी काफी बड़े नेता माने जाते हैं। और उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार को आंदोलनकारियों से बात करनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि जेडीयू बीजेपी की या केंद्र सरकार की इस नई रोजगार नीति से अपने आप को दूर कर रही है। एक इक्वी डिस्टेंस यानी कि उनसे वो एक दूरी बनाए रखना चाहती है और वो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों के विरोध में नहीं बल्कि उनके साथ सहानुभूति रखना चाहती है। अब सवाल यह है कि बिहार में ये 6 बजे से यह आंदोलन पिछले 2 दिनों से 36 घंटे से अधिक चल रहा है और हर दिन जो है आंदोलन का प्रभाव राज्य के और अधिक इलाकों में देखने को मिल रहा है। इसका कारण यही है कि बिहार में बेरोजगारी न केवल बहुत ज्यादा है बल्कि सेना के लिए जो तैयारी कर रहे थे या रेलवे के लिए जो तैयारी कर रहे थे उनको काफी निराशा हाथ लगी है कि उनको ये लग रहा है कि जो ऑनगोइंग भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस था निधि, उस पर तो रोक लग गई है, बल्कि जो अब आने वाले दिनों में बहाल वो भी 4 साल का किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था और उनके लिए लगता है कि एक तरह से उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। और यही एक बड़ा कारण है कि ये आंदोलन ना केवल फैलता जा रहा है बल्कि केंद्र सरकार के जो इंस्टीट्यूशन है, खासकर रेलवे की पटरियां,
या आप कह सकते हैं कि जो ट्रेन के डब्बे हैं उसको आंदोलनकारी उतने ज्यादा अपने निशाने पर रख रहे हैं। निधि। बिल्कुल मनीष, ये एक्चुअली जो आप बता रहे हैं जिस तरह से युवाओं का गुस्सा है, वो अपने भविष्य को इससे महफूज देखते हैं अगर एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और सिर्फ 4 साल को देखकर वो बहुत एक तरह से परेशान हैं, चिंतित हैं। लेकिन जो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है जिसका थोड़ा आपने जिक्र किया और जो हमने 2 बाइट्स सुनाई हैं आपको, इसका क्या कुछ असर होगा? जेडीयू चलिए अलग होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो ये अब शुरू हुई है, पहले हम कह सकते हैं कि जेडीयू एक पहला गठबंधन है सहयोगी बीजेपी का, जिसने बिहार में अपनी एक तरह से आवाज ऊपर रखी है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं विजेंद्र यादव जिन्होंने अपनी बात सामने रखी। लेकिन क्या आपको लगता है पॉलिटिकल राजनीतिक दबाव या कुछ असर सरकार पर पड़ेगा इसका? देखिए, निश्चित रूप से दबाव पड़ेगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से ही न केवल विजेंद्र यादव ने बल्कि आज उपेंद्र कुशवाहा जो उनके संसदीय दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो अगर 48 घंटे के अंदर आपका कोई महत्वपूर्ण सहयोगी जिसकी वोट की दरकार आपको न केवल राष्ट्रपति के चुनाव में होगी और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी होगी, वो अगर आपसे किसी इतने महत्वपूर्ण रोजगार के मुद्दे पर किनारा कर ले, वैसे में केंद्र के ऊपर खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जरूर दबाव होगा। और देखिए, ये बिहार जो है वो भाजपा शासित राज्य है, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, और आज भाजपा के 2 विधायकों पर, एक छपरा के जो विधायक हैं सीबी गुप्ता और अरुणा देवी जो नवादा जिले से आती हैं, उनके ऊपर न केवल हमला हुआ बल्कि साथ साथ नवादा में बीजेपी दफ्तर में भी आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई। ऐसे में वो किसी विपक्ष के ऊपर भी ठिकरा नहीं फोड़ सकते हैं। आप अगर देखेंगे कि जहां भी प्रदर्शन हो रहा है वो अधिकांश भाजपा शासित राज्य हैं, वो चाहे यूपी का एक बड़ा इलाका हो या वो हिमाचल प्रदेश हो या वो हरियाणा हो या पंजाब के कुछ भाग हैं, तो ये सारे जो हैं बीजेपी के लिए ना केवल चिंता का विषय है। और बीजेपी के सांसद दबी जुबान से मान रहे हैं कि ये जो 4 साल का जो पूरा फार्मूला है, इसे वो अपने वोटरों को या इस यूथ के इस सेगमेंट को जो इतना उत्तेजित है उसे समझाने में कम से कम वो तो उसके अपने आप को काबिल नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये अगर उनसे फीडबैक मांगा गया तो वो निश्चित रूप से ये फीडबैक देंगे, और यही कारण है कि वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, आने वाले दिनों में केंद्र सरकार जो है किसी न किसी बहाने एक कमेटी का गठन कर या तो इसे ठंडे बस्ते में डालेगी या इस पूरे नियोजन की नीति को जो है वो स्क्रैप, जिस तरह से कृषि बिल को उसने किया उसी तरीके से इसे भी स्क्रैप कर सकती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कृषि बिल को स्क्रैप करने में या उसे खत्म करने में उन्होंने काफी समय लगाया था, 8 से 9 महीने का। तो लेकिन अगर आप देखें निधि की, कृषि बिल के समय जो किसानों का आंदोलन था वो कुछ राज्यों तक सीमित था, लेकिन ये जो छात्रों का आंदोलन है, और ये छात्र ऐसे हैं जो काफी बीजेपी के समर्थन में हर चुनाव में काफी मुखर रहते हैं। ऐसे में बीजेपी ये जो बड़ा उनका सेगमेंट है, उनके समर्थकों का सेगमेंट है, उसे वो खो नहीं सकते हैं या उसे उसकी नाराजगी मोल नहीं ले सकते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे कि अगले कुछ 3 से 4 दिनों में इस संबंध में जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है जो बात है आप कह रहे हैं। लेकिन अब कितने जल्दी कोई चुनाव है और उन राज्यों में असर पड़ेगा, बीजेपी हमेशा इन चीजों को तोल मोलती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जिस तरह से मनीष कह रहे थे कि इसका राजनीतिक असर इन विरोध प्रदर्शनों का पड़ेगा, अब देखना होगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बहरहाल आइए अब देश की बात में रुख करते हैं हम उत्तर प्रदेश का। अग्निपथ योजना का उत्तर प्रदेश में असर। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवान इस योजना के बाद अब सेना में नहीं जाना चाहते हैं, लिहाजा जिन मैदानों में इनकी मेहनत की चहल पहल रहती थी वहां अब सन्नाटा है। और जिस एकेडमी में सेना भर्ती का कोर्स चलता था वहां भी ट्रेनिंग अब सिर्फ खाना पूर्ति की तरीके से ही हो रही, क्योंकि बच्चों के अंदर जो जोश और उत्साह था वो नहीं दिख रहा है। तो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए वहां से। वाराणसी शहर से कुछ ही दूर बम सैनिक अकादमी। 4 दिन पहले तक इन नौजवानों की उम्मीदें आसमान पर थी और हौसले सेना में जाने के लिए सूरज की तरह तप रहे थे, लेकिन अग्निपथ योजना से नाउमीदी के बादल छा गए हैं। 4 साल की वैकेंसी आने के बाद सेना में नहीं जाना चाहते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स जितना भी मेरे साथ कर रहे थे सब ट्रेनिंग छोड़ चुके हैं और मैं सेना में नहीं जाना चाहते हैं। अब पुलिस या वगैरह दूसरे विभाग में भरना चाहते हैं। ये जो अग्निपथ का निकला है 4 साल के लिए कौन भर्ती लेगा? क्यों? 4 साल बाद तो लाइफ भी निकल जाएगी, टाइम भी निकल जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे?
अच्छा, फिर तो कोई भर्ती नहीं कर पाएंगे ना। यह तो हमें सरकार मूर्ख बना रही है पहले से ही खुद, और क्या 4 साल के लिए फिर निकाल के फिर मूर्ख बना रही है। और फिर उसके बाद हम बेरोजगार हैं, तो 4 साल के बाद फिर कहाँ मतलब रोजगार मिलेगी हमें? वही कुछ भी सरकार वो नहीं। और एक तो पेंशन भी ख़त्म कर दे रही है, और जो विधायक सांसद हो जाते हैं उनकी जीवन भर पेंशन और उनको सब कुछ मिलता है। अब हमारे सेना जो जान ले मतलब बॉर्डर पे जाते हैं, जान गंवाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। और प्लस उनकी तो मतलब अब तुम लोगों के मन में बहुत निराशा है, करना बहुत निराशा है। और हमारे जो बड़े हैं छोटे हैं जो आते थे दौड़ने, वो भी बंद कर दिए हैं। फिर भी नौजवान रोज की तरह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इससे 1 किलोमीटर आगे दूसरे मैदान में सन्नाटा पसरा है और सेना में जाने का मंसूबा रखने वाले निराश बैठे हैं। यहां हर रोज तकरीबन 150 बच्चे जीतोड़ मेहनत किया करते थे, लेकिन आज पैरेलल बार खाली है तो पेड़ पर लटकी रस्सी सूनी है, क्योंकि नई योजना में उनको सिर्फ 4 साल की नौकरी का ही छलावा नहीं दिख रहा, बल्कि ओवर एज हो जाने की आशंका का दर्द भी है। पहले नियम था जीडी का 17.5 साल से 21 साल तक था। अब और ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, एनए 17.5 साल से 23 साल तक था, और जीडी का 17.5 से 21 साल तक था। अब सबको 17.5 से 21 साल कर दिए हैं, और हम लोग ओवरेज हो गए, 21 पार हो गए हैं, और यहाँ पर 4-5 साल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही सरकार की मंशा है। हाँ, यहाँ पर समझ 150 बच्चे में से लमसम 125 बच्चे ओवरेज हो चुके हैं। 20-25 बच्चे 21 के अंदर हैं बस। और वो भी बच्चे 4 साल नौकरी करने के लिए नहीं तैयार हैं, जा रहे हैं कमाने के लिए। 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। बहुत लड़के हैं, फिजिकल देकर उनका फिजिकल भी रद्द हो गया। परीक्षा दिए 2 साल से पहले तैयारी किए, फिर एग्जाम दौड़ निकाले, फिर फिजिकल दिए, एग्जाम की बारी आई तो एग्जाम रद्द हो गया। क्या करेंगे लड़के? 6-7 साल उनको तो वहीं जोते हो गए। कोविड की वजह से 2 साल भर्ती हुई नहीं, लिहाजा निराश वह लोग भी हैं जो सेना में रहे और अब इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत असर पड़ेगा। एक सैनिक जो है 4 साल में सैनिक पूरा बन ही नहीं पाता है। कहीं 8-9 साल बाद जो है वो सही ट्रेंड लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो पाता है। उससे पहले तो वो पीछे पीछे चलता रहता है, सीखता है। बहुत बड़े बड़े हथियार और बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि जो बच्चा ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ गोली चलाना मतलब राइफल चलाना सिखाया जाता है। बाकी आरएल चलाना हुआ वहाँ पर, और आरटी वगैरह चलाना हुआ, बीएमपी चलाना हुआ, टैंक चलाना हुआ, ये सब तो वहाँ बच्चे जाने के बाद जो है 3-4 साल बाद ही सीख पाते हैं। तो 4 साल बाद जो रिटायर होगा बच्चा, उससे पहले अगर उसको लड़ाई में जाना हुआ तो वो एकदम ऐसे नया रहेगा, वो कुछ कर नहीं सकता वहाँ पर। जितने पुराने हो जाते हैं उनके पास उतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है और वही टुकड़ी को लेकर आगे चलते हैं। पीछे वाले तो सिर्फ जो है उनका अनुकरण करते हैं। तो जब पूरी सेना ही नई हो जाए तो अनुकरण किसका करेंगे? सेना में जाने के ख्वाहिशमंद नौजवान ही नहीं, बल्कि बड़े जानकार भी इस योजना को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। 4 साल की मेहनत के बाद 4 साल की नौकरी, नौजवान कह रहे हैं कि ये उनके लिए 4 दिन की चांदनी की तरह है। उसके बाद फिर अंधेरी रात। लिहाजा अग्निपथ की योजना को लेकर सरकार चाहे जितना दावा करे, लेकिन सेना में जाने का मंसूबा रखने वाले ये नौजवान तो इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बात उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है अगली भी। हिंसा के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि वो कानून की प्रक्रिया का पालन करे, न कि बदले की कार्रवाई करती दिखे। आशीष भार्गव की रिपोर्ट। हिंसा के आरोपियों के घरों पर यूपी सरकार ने सीधे बुलडोजर चला दिया, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने मामले में दखल दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक नहीं लगाई, लेकिन यूपी सरकार को 2 टूक कह दिया है कि तोड़फोड़ केवल कानून की प्रक्रिया के मुताबिक हो, जवाबी कार्रवाई के तौर पर नहीं। ये लोग भी समाज का हिस्सा हैं, सब कुछ निष्पक्ष दिखना चाहिए। सरकार इस मामले में संवेदनशीलता दिखाए। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी कानून के अनुसार काम करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई कुछ लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आई, खासतौर पर जावेद मोहम्मद के परिवार के लिए। उन्हें पिछले शुक्रवार को शहर में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया। उनके बंगले को रविवार को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि वो घर उनका था नहीं जिसको आपने गिरा दिया। वो
उनकी पत्नी के नाम से था, पत्नी को पिता ने उनके दिया था, पूरी ओनरशिप पत्नी की थी। जावेद मोहम्मद का उस घर में कोई मालिकाना हैसियत नहीं थी, तो आप कैसे उनकी पत्नी का घर गिरा दिए? आपने उस घर गिरा के उस पत्नी और उनके बच्चे और उनको बहुओं को आप सड़क पर ला दिया। वहीं सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि ये असंवैधानिक है और चौंकाने वाला है, जो एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के दखल से उन्हें कुछ राहत जरूर मिली है। There are hundreds and thousands of किसी भी शहर में ऐसे कई घर होंगे जो अनाधिकृत होंगे, लेकिन आप उन्हें टारगेट नहीं करते। आप सिर्फ उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनका नाम आपने एफआईआर में डाला है। साथ ही आप किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के बगैर ही रातों रात उनके घरों में बुलडोजर चलाकर उन्हें ढहा देते हैं। You don't take legal process and without undertaking those legal process, overnight the bulldozer is placed under the house and the house is demolished. वहीं यूपी सरकार और प्रशासन अपनी कार्रवाई को सही ठहराते रहे। दावा किया कि सरकार ने पहले ही तोड़फोड़ के नोटिस भेजे थे, इसके लिए कानून का उचित पालन किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के भीतर यूपी सरकार और प्रशासन से जवाब मांगा है। 21 जून को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कर दिया कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा और अगर तोड़फोड़ की कार्रवाई करनी है तो फिर कानून की प्रक्रिया का पालन भी करना होगा, संवेदनशील बनना होगा और दूसरे की बात सुननी भी होगी। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। पिछले शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में पकड़े गए युवकों के साथ पुलिस द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल हुए मामले में एनडीटीवी की खबर का असर ये हुआ है कि पुलिस ने इस वीडियो पर अब जांच के आदेश दे दिए हैं। ये वीडियो बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया और पिटाई का जश्न मनाते हुए लिखा था, रिटर्न गिफ्ट। हमने इस वीडियो के बारे में सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर से पूछा था कि क्या ये वीडियो सहारनपुर का है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। जब इस वीडियो में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, लोगों ने आलोचना शुरू की तो पुलिस साफ मुकर गई। हाँ जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो पुलिस वाले जो पीट रहे हैं वो सर वीडियो वायरल जो हो रहा है वो सर कहाँ का है? सहारनपुर का है कहीं? नहीं, सहारनपुर का नहीं है वो, कोई वो नहीं है एविडेंस के सहारनपुर का वीडियो। सहारनपुर पुलिस के साफ मुकर जाने के बाद हमने सहारनपुर पहुंचकर अपनी तफ्तीश की और जो लड़के इस वीडियो में पिट रहे हैं उनके परिवार वालों को ढूंढकर उनसे तस्दीक की और ये साबित कर दिया कि ये वीडियो सहारनपुर का है। बहुत बुरा पीट रखा अंकल, हाथ मोटे मोटे हाथ हो रहे हो, टांगे भी नीली हो रही, इतना चेता पुलिस वालों ने ऐसे पूरी तरह मार रखा। ये चीज पूरी खून में लथपथ है सर। क्या खून से लथपथ है पैर उनका? आपने देखा उन्हें? कार्रवाई भी नहीं कोई कर रहा, अंदर दवा दारू बिन दे रहे कोई सर उनको। एनडीटीवी में खबर चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों समेत तमाम बड़े लोगों ने पुलिस के झूठ और कृत्य पर सवाल उठाए थे। अभी 1-2 दिन पहले 3-4 रिटायर्ड जजेस और 3-4 सीनियर एडवोकेट उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये जो मकान तोड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये चर्चा तो होती है, पर अब रिटायर्ड जजेस भी क्या करें? वो सिर्फ चिट्ठी लिख सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और क्या कर सकते हैं? तो पता नहीं, ये तो बिल्कुल ये तो हद से बाहर निकल गया ये सब।
अपने झूठ पर तीखी आलोचना झेलने के बाद आखिरकार गुरुवार को यूपी पुलिस ने इस वीडियो के जांच के आदेश दे दिए हैं। एनडीटीवी से एसएसपी सहारनपुर ने कहा है कि वायरल वीडियो की जांच एसपी सिटी करेंगे और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी की जाएगी। अगर ये जांच सही तरीके से हुई तो साफ तौर पर सच सामने आएगा, क्योंकि पुलिस बिल्कुल नकार नहीं सकती है कि ये वीडियो सहारनपुर का है और इसमें जो लोग हैं वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और इन सबके एफआईआर में नाम है और इस वक्त सब के सब जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है। तो देखते हैं कि पुलिस की जांच का क्या नतीजा आता है और पुलिस क्या आरोपी पुलिसकर्मी जिन्होंने ये यातनाएं दी हैं उन पर कार्रवाई करके सख्त संदेश देती है या नहीं। सहारनपुर में सहयोगी अशोक के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बात अब मुंबई की। मुंबई के एक स्कूल के आधे बच्चे फीस ना दे पाने की वजह से बेबस होकर स्कूल छोड़ चुके हैं। ये स्कूल अब बच्चों को रोकने और उनके भविष्य को सही दिशा देने के लिए उनकी माओं को अलग अलग काम की ट्रेनिंग दे रहा है। बच्चों के इस स्कूल में माओं की क्लास चल रही है। कुछ सिलाई सीख रही हैं, कुछ नर्सिंग कोर्स, तो कुछ ब्यूटी क्लासेस। मुंबई के मालाड में मौजूद इस रोजमेरी इंग्लिश हाई स्कूल में गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल बीते साल बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। 50% बच्चे आर्थिक तंगी के कारण स्कूल छोड़ चुके हैं। परिवार बच्चों की स्कूल की फीस भरने के काबिल रहें, इसलिए अब स्कूल खुद अपने छात्रों की माताओं को अलग अलग काम की स्किल ट्रेनिंग दे रहा है। 750 बच्चे थे। वी हैड अ स्ट्रेंथ ऑफ 750। अब ऐसा हो गया है कि 50% स्टूडेंट्स ट्रेसेबल नहीं है, कुछ ट्रेसेबल करने की कोशिश हो रही है। कम्युनिटी विजिट्स हो रही है, उनके घरों पे जाया जा रहा है, कुछ है लाइक एक एडिशनल हैंड हो गया है कि नॉर्मली अभी जैसे हस्बैंड्स हैं, सब मेडिसिन्स हैं, ये सब इनके पास काम नहीं है अभी फ़िलहाल, तो इनका ये जो है इनकम वो सप्लीमेंट कर रहा है उसमें। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें उनको एक बहुत बड़ा जैसे एक एम्पावरमेंट हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशली। बेटे का भी छूट गया था तो फिर सर ने 10th हो गई थी उसकी, सर ने बोले नहीं, इधर उनका कोर्स चल रहे थे तो वो भी बहुत ज़रूरी था कि अपनी लाइफ, बच्चों की लाइफ अगर बिगड़ जाए तो माँ बाप की कोई लाइफ ही नहीं रहती है। सर ने ट्रेनिंग का बताया कि ऐसा ऐसा ट्रेनिंग हो रही है, तो फिर वहाँ जाके ट्रेनिंग लिए तो वो अपने पैरों पे थोड़ा ये है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। अभी बच्चे रोई, बोली मम्मी क्यों मेरे को स्कूल से निकाल रही। मैं बोले अभी क्या करूँ, पापा को काम नहीं है, मेरे को काम नहीं है, तो हम लोग कैसा ये करेंगे। मेरी बच्ची तो बहुत रोई, तो हम लोग को सर बोले, तो इसका हम लोग सर का वजह से आए, तो वही हम लोग कर रहे हैं। अभी काम करते तो बच्चे लोग पढ़ाई करते, ये करते, उसका आगे देखते हम लोग को बहुत खुशी होती है। हम लोग नहीं पढ़ाई करें तो आगे मेरी बच्ची भी पढ़ाई करेगी, आगे बढ़ेगी। बच्चों की शिक्षा पर आया संकट चिंता का विषय है। ऐसे में रोजमेरी स्कूल की ये अनोखी कोशिश कई भविष्य को संवारने का बड़ा काम कर रही है। मुंबई में कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सरकार ऐसे 300 निजी स्कूल बंद करने जा रही है जो कथित तौर पर प्रतिबंधित जमात इस्लामी से जुड़े बताए जा रहे हैं। अहम यह भी है कि जो स्कूल इस संगठन से जुड़े नहीं भी हैं वो भी चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर और छात्रों और शिक्षकों के भविष्य को लेकर इनकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। सरकार के एक आदेश के अनुसार जमात से जुड़े ट्रस्ट से जो स्कूल संबंधित थे उनकी मान्यता वापस ले ली गई। मुख्य शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि वो 15 दिनों के भीतर इन स्कूलों को बंद करवाकर छात्रों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करवा दें। स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी SIA की इस खुफिया रिपोर्ट के बाद से फैसला लिया गया है कि इन स्कूलों को जमात से जुड़े ट्रस्ट से रिश्ता है।
to discuss some of the internal problems of their state. I received him with honor. और इसी खबर के साथ देश की बात में भी के लिए इतना ही। नमस्कार।